हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हम लोग इस पुस्तक के अंतिम प्रकरण काव्य खंड प्रकरण 4 की तरफ आ चुके हैं। ये मैंने बताया था, ये प्रकरण बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसको 4-5 भाग में बनाने का सोचा था। आज हम लोग भाग 4 देखेंगे और एक और भाग बनाने पर ये पुस्तक जो है हमारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये हमारा शुरू होता है श्री सुमित्रा नंदन पंत जी से। इसके पहले हम लोगों ने प्रसाद जी को देख लिया था फ्रेंड्स। और प्रसाद, अगर हम लोग जब जन्म काल की बात करते हैं तो प्रसाद जी के बाद निराला जी का नंबर आता है, लेकिन पुस्तक में पंत जी का उल्लेख था तो मैंने यहाँ पर वही डाला है, ठीक है। और पंत जी का जो जन्म काल है वो 1900 से लेकर के 1977 है। किसी बुक में, डॉक्टर नगेंद्र की बुक में शायद मैंने देखा था 1970 लिखा था, ठीक है। इनका जो मृत्यु का समय था वो 1970 लिखा था, लेकिन ज्यादातर जगह पर 1977 ही मैंने देखा है, तो हम लोग उसको ही मान के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पंत जी की रचनाओं का आरंभ संवत 1975 से समझना चाहिए। संवत 1975 अर्थात लगभग 1918, ठीक है, 1918। इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिसमें हतंत्री के तार भी है, संग्रहित हैं, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं वो किसमें संग्रहित हैं? वीणा में है। और हतंत्री के तार नाम की जो कविता है वो किसमें है? वो भी वीणा में है। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है। गीतांजलि का प्रभाव देखिए इसमें दिखाई देता है। हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, विहंगरव बनकर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहां भी शोक। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है रहस्यात्मक जो एक प्रभाव की बात यहाँ पर हो रही है, तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ही आप इस चीज को समझ पाएंगे, तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। आगे है, पर पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप अर्थात ये जो छायावाद में जिस तरीके की रचनाएं होती थी वैसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकी जो रहस्य भावना है वो कैसी है? वो स्वाभाविक है। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में भी कई जगह पाई जाती है। वीणा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया, ठीक है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना, निराकार मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन नव जीवन, फिर सीखा जग ने अपनाना, ठीक है। तो ये पंक्ति जो है वो वीणा से ली गई है। आगे है, उस मूर्तिमती लाक्षणिकता का आभास जो पल्लव में जाकर अपनी हद को पहुंची है, वीणा से ही मिलने लगता है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, जब इस तरीके की लाइनें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में बहुत मदद मिल जाती है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि वीणा से ही वो चीज मिलने लगता है जो पल्लव में जाके हद पर पहुंचा है। तो क्रम से लगाने में जाहिर सी बात है कि वीणा पहले आएगा और पल्लव बाद में आएगा। उदाहरण देखिए, मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, अंधकार का अलसित अंचल, अब द्रुत ओढ़ेगा संसार, जहां स्वप्न सजते श्रृंगार, ठीक है। तो ध्यान में रखनी है, ये सारी पंक्तियां इनकी हैं। वीणा के उपरांत ग्रंथि है। ग्रंथि जो इनकी रचना है उसकी बात हो रही है। वो किस प्रकार की ग्रंथि है? असफल प्रेम की ग्रंथि है, ठीक है। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। झील में नाव डूबने पर एक युवक डूबकर बेहोश होता है और आंख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने जंघे पर रखे हुए उसकी ओर देख रही है। इसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यापार चलता है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो कहानी है ये ग्रंथि
में जो रचना है उसको उसमें यही इसी कहानी को आधार बनाया गया है। ठीक है, क्या देखता है वो कि इसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यापार चलता है, पर अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस युवती का ग्रंथि बंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही ग्रंथि बंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद ग्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किस प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, यहाँ पर कुचल होगा, कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था। ठीक है, तो ग्रंथि कहानी के अंदर क्या है, ग्रंथि जो इनकी रचना है उसके अंतर्गत क्या है, एक कहानी के माध्यम से हम लोग को यहाँ पर पता चल जाता है। आगे है पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन है। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। तो ये सारी जो लाइनें हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया है, कई बार विशेषता के रूप में ये लाइनें दी जा सकती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे है कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और अशक्त है, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नैनों के बाल, इनकी आंसू, आंसू को नैनों के बाल की संज्ञा दी गई। बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जैसे मधुबाल, मधुपो के बाल। शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रायः मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी विशेषता की बात पूछी जाती है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातों को ध्यान में रखना होता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो पंक्ति है वो पल्लव के विषय में शुक्ल जी के विचार को दर्शाती है, इस टाइप से करके कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या किया गया है कि शब्द का जो है मनमाने लिंगों में भी प्रयोग प्रायः मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणाएं गुम्फित पाई जाती हैं, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को जो शब्द शक्तियां हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अभिधा, लक्षणा और जो व्यंजना शब्द शक्ति है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो इसकी यहाँ पर बात हो रही है। देखिए उदाहरण दे रहा है कि जैसे मर्म पीड़ा के हास में पहले हास का जो अर्थ है लक्षण लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। ये लाइन पढ़कर यही पता चल रहा है कि जो पीड़ा का जो है वो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ऐसा पढ़ के लग रहा है। फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। हे बढ़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन। ठीक है, आगे है इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक ही में उलझे हुए पाए जाते हैं, जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव, पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म्य से कली की उपमा दी गई है। ठीक है, यानी कि जो पहला घाव शब्द है उसके वो कली से यहाँ पर उपमा दी गई है। जैसे कली जितनी नाजुक होती है वैसे ही घाव। ठीक है, पर घाव स्वयं, यहाँ पर घाव होगा, घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या है, जो घाव शब्द है उसका अर्थ घाव है ही नहीं, उसका अर्थ क्या है, किसी की स्मृति। ठीक है, तो वो जो किसी की स्मृति है जो एक घाव के रूप में आ चुकी है, और वो घाव भी कैसा है, जो कली से उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलझे हमें गुंजन की इन पंक्तियों में मिलते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए अप्रस्तुत जो है आपस में उलझे हुए दिख रहे हैं, उसी प्रकार से जो उपमान है वो भी उलझे हुए दिखते हैं। तो ये गुंजन की पंक्तियों में यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुओं के साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं का साम्य के लिए अभ्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर संकेत किया जाता है। जैसे अचल के जब वे विमल विचार अवनी से उठकर ऊपर विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते वे सत्वर।
हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है। ये जो ऊपर की दो पंक्ति है इसको यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है। हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खड्डों में भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत से टुकड़ों में बंटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर बढ़ते दिखाई देने लगते हैं और अंत में अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मग्न योगी से दिखाया है, जिसकी निर्मल मनोवृत्तियां उच्चता को प्राप्त होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती हैं। अब ये दोनों पंक्तियां एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। अचल के जब वे विमल विचार अवनी से उठ उठकर ऊपर विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते वे सत्वर। ठीक है, तो जो यहाँ पर योगी के विचार वगैरह की बात हो रही है उसको ही ऊपर कहा गया है। आगे है, पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पल्लव के भीतर ये सारी रचनाएं हैं, उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल। यहाँ पर इन चारों का जिक्र है, ये पल्लव के भीतर है। ठीक है, आगे है, उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला उसके खुले और चिरंतन रंगों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? पंत जी के विषय में। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। रहस्य भावना जहाँ है वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो पूरी जो लाइन हम लोगों ने पढ़ी ना कि उन्हें प्रकृति की ओर सीधे, यहाँ से लेकर के वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है, ये पूरी ही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है, पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं, स्वप्न और मौन निमंत्रण। अब देखिए पल्लव में ही ये दोनों रचनाएं भी हैं, स्वप्न और मौन निमंत्रण, ये दोनों रचनाएं भी पल्लव में हैं। और ये कैसी रचनाएं हैं? ये है रहस्यात्मक रचनाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। पर जैसा कि पहले कह आए हैं, पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। ठीक है, तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। ठीक है, तो जहां पर अज्ञात प्रियतम की बात इन्होंने की भी है तो वहां पर क्या हुआ है कि प्रिय और प्रेमिका मतलब एक जो नॉर्मल एक होता है हिंदू धर्म में उस तरीके से यहाँ पर रख करके दिखाया है। जबकि प्रसाद जी ने क्या किया है कि दोनों पुल्लिंग रखे हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक लाइन लिखा है कि दोनों पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी, लेकिन सूफी में क्या होता है कि जो ईश्वर है उनको महिला का प्रतीक किया जाता है और जो साधक होता है वो पुरुष प्रतीक में होता है, दोनों ही पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बुक में ऐसी ही लाइन लिखी थी, तो ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखनी है कि प्रसाद जी जो है दोनों पुल्लिंग रख करके रहस्यवाद के अंतर्गत दोनों को पुल्लिंग रखते थे, लेकिन पंत जी का ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। पल्लव, उच्छ्वास और आंसू में हम उस मनोरम खंड की प्रेमार्थ स्मृति पाते हैं। यह अवश्य है कि सुषमा की ही उमंग भरी जवानी के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। बादल को अनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की रंग भूमि पर ले आकर देखा है। तो बादल को उन्होंने क्या किया है कि कल्पना की भूमि में ला करके देखा है। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। पर प्रकृति के बीच उसके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक, ग्रीष्म की ज्वाला से संतृप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक
उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, बादल की बात यहाँ पर की जा रही है कि उन्होंने जो है कल्पना की रंग भूमि पर ला करके जो है बादल की रचना की है, लेकिन उनकी रचना में क्या क्या नहीं है उसकी भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रकृति के बीच उसके गुण और व्यापक सौहार्द तक, ग्रीष्म की ज्वाला से संतृप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो किस प्रकार से जो मानव जाति होती है, जो पृथ्वी पर होते हैं लोग, वो किस प्रकार से बादल की जो छाया है उसकी मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव को किस तरीके से महसूस करते हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के, किसके दर्शन से, बादल के, बादल के दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। यानी इन्होंने जो है बादल की रचना की है, लेकिन वो अपनी कल्पना की उमंग में आकर के चीजों को लिखा है जो मानव जाति से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि बादल को देख करके जो कृषक किस प्रकार से खुश होते हैं, ये सारी जगह पे इनकी दृष्टि नहीं गई है पंत जी की अभी तक। ठीक है, आगे देखिए, कल्पना के आरोप पर ही जोर देने वाले कलावाद के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृति भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था। ठीक है, तो अब वही बात हो गई, कालिदास जो है ऐसी छोटी से छोटी चीजों पे जाकर के उन्होंने रचना की है। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य चयन को अपने जीवन की साधना कहा है। ठीक है, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, कुटिल कांटे हैं कहीं कठोर, जटिल तरुजाल है किसी और, सुमन दल चुन चुन कर निश भोर, खोजना है अजान वह छोर, मेरा मधुकर का सा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मन। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं पंत जी की हो गई। उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुंदर मधुर पक्ष में अपने हृदय के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। कर्म मार्ग उसे कठोर दिखाई पड़ता था, कर्म सौंदर्य का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ था। उसका साक्षात्कार आगे चलकर हुआ जब वह धीरे धीरे जगत और जीवन के पूर्ण स्वरूप की ओर दृष्टि ले गया। ठीक है, अर्थात ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी ऐसी रचना की ही नहीं, कभी भी उनकी दृष्टि जो है जो मानव जाति किस प्रकार से सोचती है उस तरफ गई ही नहीं, हमेशा वो सौंदर्य पक्ष की तरफ रहे, ऐसा भी नहीं है, बाद में जाकर के उनमें परिवर्तन आ गया था। आगे देखिए, पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती आ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है, यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म स्पर्श करती रहती है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबद्ध धारा के रूप में चलना पड़ा है। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं, सृष्टि के गुण अगुण मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्म स्पर्शी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को इस एक धारा में चलने वाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। इसी से कहीं कहीं हम सीधे सादे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का सहारा मात्र पाते हैं, जैसे तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पदमर्दित नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित। चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुआ है। उसके द्वारा तीव्र मर्म वेदना जगाने वाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। उदाहरण देखिए, विश्वमय है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अधिकार। पहले तो कवि लगातार सुख का दुख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का विषाद में, सरस
सुषमा का शुष्कता और म्लानता में परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक विश्वव्यापक स्वर सुनता हुआ क्षोभ से भर जाता है। फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष पर भी दुख दशा से सुख दशा की प्राप्ति पर भी थोड़ा दृष्टिपात करके चिंतनोन्मुख होता है और परिवर्तन को एक महाकरुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर एक सुख दुख की उलझी हुई समस्या के रूप में देखता है। आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गुण संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। पल्लव के उपरांत गुंजन में हम पंत जी को जगत और जीवन के प्रकृति क्षेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं। कवि जीवन का उद्देश्य बताता है, इस चारों ओर खिले हुए जगत की सुषमा से अपने हृदय को संपन्न करना। ठीक है, क्या यह जीवन सागर में जलभार मुखर भर देना, कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा से तनिक न लेना। इस पर जगत में सुख सुषमा के साथ दुख भी तो है। इसके इस सुख दुखात्मक स्वरूप के साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है। सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। फ्रेंड्स, ये जो सारी लाइनें हैं ना, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये थोड़ा बोरिंग जा रहा है और उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी कवि को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको ये सारी लाइनों को एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, जो ये लाइनें हैं ये इनकी है, पंत जी की है, तो ये याद रखने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आगे है, कवि वर्तमान जगत की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है, कहीं दुख की। वह संभाव चाहता है। जग पीड़ित है अति दुख से, जग से पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे दुख सुख और सुख दुख से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो कवि है वो संभाव चाहता है, सुख और दुख जो है बराबर हो, वो ऐसा चाहता है। ठीक है, तो उन्होंने ये पंक्ति लिखी। आगे कवि अपनी इस मनोवृत्ति को इस प्रकार स्पष्ट भी करता है। वह कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्व छिपा हुआ कहा जाता है, उसे पकड़ने और उसमें लीन होने के लिए उसमें बहुत से लोग अंतर्मुख होकर गहरी डुबकियां लगाते हैं, पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर है। अपनी पृथक सत्ता विलीन करते समय भय सा लगता है। जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि ईश्वर में डूब करके ही उनको पाया जा सकता है, इस तरीके की बातें। लेकिन जो पंत जी हैं उनको ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, उनका सोचना कुछ अलग है। सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोती वाली, पर मुझे डूबने का भय है। भांति तट की जल माली, आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुंदर। मैं लहरों के तट पर बैठा देखूंगा उसकी छवि जी भर। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। गुंजन में भी पंत जी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय साम्य जगह जगह सामने लाती है। जैसे तो ये पंक्ति गुंजन से ली गई है। खुल खुल नव नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, गा गा प्राणों का मधुकर, पीता मधुरस परिपूर्ण। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की झोंक में अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र आदि के अतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम पल्लव में पाते हैं, वह गुंजन में नहीं। उसमें काव्य शैली अधिक संगत, संयम और गंभीर हो गई है। गुंजन के पीछे तो पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, गुंजन के बाद अर्थात इनकी जो रचनाएं आई हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने शुरू किया था वो हम लोगों ने वीणा पल्लव यहाँ से शुरू किया था, वीणा से। ठीक है, ग्रंथि वगैरह की भी चर्चा हुई और जो इनका गुंजन आया था वो 1932 में आया था। ठीक है, तो 1932 के बाद की बात हो रही है कि गुंजन के पीछे तो
पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। यानी कि उसके पहले की जो रचनाएं हैं उसमें ज्यादातर उनकी जो रचना है वो सौंदर्य की ओर उनका ध्यान है, उतना ज्यादा मानव जीवन में नहीं आकर के वो लिखते हैं। तो बाद में जब 1932 में इनकी गुंजन आई, उसके बाद की जो रचना है उसमें उन्होंने वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर के वो चले हैं। ठीक है, उनके युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रम जीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ते रहने की ललकार है, कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है। तो ये जो बापू के प्रति इनकी रचना है, युगांत में कभी स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशीथ वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो किस प्रकार से जो फ्रेंड्स हम लोगों ने ऊपर जो लाइनें पढ़ी थोड़ी सी हो लग रही होंगी शायद कि थोड़ी बोरिंग जा रही हैं, लेकिन वो लाइनें पढ़ना इसलिए भी जरूरी था कि हम लोग समझ पाए कि पहले वो किस तरीके की रचनाएं करते थे, किस प्रकार से सौंदर्य की ओर उनकी दृष्टि रहती थी, और बाद में धीरे धीरे जब युगांत एक जो इनकी जो रचना आई थी उसके बाद किस प्रकार से इनकी रचना में परिवर्तन होने लगा, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है, कवि प्रार्थना करता है कि जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। ठीक है, बाद में इस प्रकार की रचनाएं ये पंत जी ने करनी शुरू कर दी। नीरस और ठूठे जगत में क्षीण कंकालों के लोक में वह जीवन का वसंत विकास चाहता है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। ये पंक्ति थी। ठीक है, ताजमहल के कला सौंदर्य को देख, फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक ही पंक्ति की लाइन थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाला है। उसके पीछे कारण ये है कि अभी जो पिछला पेपर आया था NTA नेट का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक प्रश्न ऐसा था कि एक एक लाइन लिख करके एक प्रश्न बनाया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि प्रसाद जी की नहीं है या है, ऐसा करके एक प्रश्न आया था कि कौन सी कविता है जो प्रसाद जी की नहीं है। तो इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर एक एक लाइन भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य और विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से क्षुब्ध होकर युगांत के बदले हुए पंत जी कहते हैं। ठीक है, युगांत के बदले हुए पंत जी कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, मानव ऐसी ही विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का मान प्रेत और छाया से रति, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावे शव का। तो जो ये जो रचना है ये इन्होंने ताजमहल को देख करके इनके मन में आया। आगे है, पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो पल्लव में कभी किस प्रकार का है, अपने व्यक्तिगत घेरे में बंधा हुआ सा है। ठीक है, और गुंजन में क्या है, कभी कभी उसके बाहर भी आता है, अपने व्यक्तिगत घेरे के बाहर भी आता है, और युगांत में तो बिल्कुल लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, युगांत तक आते आते जो है पंत जी की रचनाओं में काफी परिवर्तन आ गया था। गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है, युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून अलस गंधवाह राग रंजित और दीप्त दिगंचल तक ही नहीं रहता, वह यह भी देखता है। देखिए आगे वो क्या देखता है, बांसों का झुरमुट संध्या का छुटपुट, ये नाप रहे निज पर का पग, ये नाप रहे निज पर का मग, कुछ श्रम जीवी पर डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग। ठीक है, तो अब ये इन चीजों पर भी इनका ध्यान जा रहा है। जो पुराना पड़ गया है जीव और जर्जर हो गया है, यहाँ पर निर्जीव होगा, निर्जीव और जर्जर हो गया है।
नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर निर्जीव ही होगा। ठीक है, जो पुराना पड़ गया है निर्जीव और जर्जर हो गया है। नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। इन पंक्तियों से दिखाई देता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुबात भीत, तुम बीत राग जड़ पुरा चीन, झरे जाति कुल वर्ण वर्ण घन, अंध नीड़ से रूढ़ रीत छन। ठीक है, तो शुरू में दिखाते हैं कि इस प्रकार से वो जो परिवर्तन है उससे किस प्रकार से वो घबराते हुए से दिखाई देते हैं, और बाद में क्या होता है कि उनको समझ में आ जाता है कि परिवर्तन मतलब उनकी रचनाओं में ऐसा देखने में आता है कि काफी परिवर्तन आ चुका है उनकी अपनी ही रचनाओं में। ठीक है, युगांत में नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। हृदय के नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। संध्या, खद्योत, तितली, शुक इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं उनमें दूसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। तितली के प्रति यह संबोधन दीजिए। देखिए एक पंक्ति, प्रिय तितली फूल सी ही फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल, क्या फूलों से ली अनिल कुसुम, तुमने मन के मधु की मिठास। ठीक है, आगे है, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। ठीक है, तो पंत जी के लिए पंक्ति किसने कही करके ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। मानवपन में दोष है, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मजता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अर्थात तो जो मानव में दोष है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से ये अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि वो रहेगा तभी तो इंसान उसको खत्म करके जो शुद्ध होगा या मजेगा। ठीक है, व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन, प्राणहीन वह कला नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन, सीमाएं आदर्श सकल, सीमा विहीन यह जीवन, दोषों से ही दोष शुद्ध है, मिट्टी का मानवपन। ठीक है, समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की हैं, पर अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं। परमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है। जो हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ शब्द नहीं होगा, गलती से प्रिंट हो गया है। ठीक है, आगे है, सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत से ही भावनाएं प्राप्त होती हैं, रूप ही उर में मधुर भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है। युगवाणी में नर जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिसमें मनुष्य को लड़ना पड़ा है। वहनी बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भू पर कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर।
किंतु नर क्षेत्र के भीतर पंत जी की दृष्टि इतनी नहीं बंध गई कि चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई हो। युगवाणी में हम देखते हैं कि हमारे जीवन पथ के चारों ओर पड़ने वाली प्रकृति की साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की अक्षय चिन्ह चींटी का अत्यंत कल्पना पूर्ण वर्णन हमें मिलता है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र में मिलता है। ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। दो मित्र में मिलता है, जहां उसने एक टीले पर पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है, ठीक है। दो पेड़ों को उन्होंने दो मित्रों के रूप में देखा है। पंक्ति देखिए, उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिले, मित्रों से हैं खड़े, मौन मनोहर दोनों पादप, सह वर्षा तप हुए साथ हो बड़े, दीर्घ सुदृढ़तर। ठीक है, यहाँ पर दो पेड़ों की बात हो रही है। आगे है, शहद चाटने वालों और गुलाब की रूह सूंघने वालों को चाहे इसमें कुछ न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। झंझा में नीम का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। ठीक है, तो ये भी इनकी रचना है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो पंत जी की रचनाएं थी वो यहाँ पर बुक में समाप्त होती हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो अंतिम वाली लाइन है, इससे भी एक प्रश्न बनाया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि छायावाद से लेकर के स्वच्छंदतावाद तक इनकी रचनाओं में छायावाद के जो गुण हैं वहां से लेकर के स्वच्छंदतावाद तक के गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो वो वहां पर पंत जी की बात होगी। ठीक है, और इनकी जो पहली कविता थी आप लोगों को पता ही होगा, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता थी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि चूंकि ये पुस्तक महत्वपूर्ण है तो शुक्ल जी के विचार महत्वपूर्ण है, हम लोगों को ये बुक पूरी पढ़नी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जो छायावाद टॉपिक है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि छायावाद के बाद से छायावाद, आगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सबको हमें एक और दूसरी किसी बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, शुक्ल जी के विचार जानने के लिए ये ठीक है, इससे जरूरी आपको जो छायावाद टॉपिक है शुक्ल जी की बुक में, इससे आपको जरूर एक दो प्रश्न मिलेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें इस बुक से क्वेश्चन न बनाया जाता हो, ऐसा कोई भी हिंदी से जुड़ा एग्जाम नहीं है। तो प्रश्न आपको बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आपको एक दो बुक का और सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो छायावाद और उसके बाद जो है आगे की के टॉपिक, उसको हम लोग और भी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और वीडियो बनेगी और ये बुक अब कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। सुनने के लिए धन्यवाद।